बस जो चेंजेस हो रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटीज में उन्हें बताना होता है। रिवैल्यूएशन, जब एसेट्स की वैल्यू में कोई कमी या बढ़ोतरी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन। मैं बिल्कुल सीक्वेंस में हर चीज समझाती हूँ, मतलब ऐसा भी ना हो कि उसे फायदा भी पहुंच जाए या ऐसा भी ना हो नुकसान पहुंच जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, हम यहां पर क्लास 12 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें मैं आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को समझा रही हूं। ये किसका टॉपिक है? जब भी कोई पार्टनर किसी फर्म में एडमिट होता है, मतलब उसका एडमिशन होता है, तो किस तरह से रिवैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स का और रीअसेसमेंट किया जाता है लायबिलिटीज का, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्मली रन कर रही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वो अपना बैलेंस शीट 31 मार्च को बना लेती है। मतलब जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, उनका पूरा जो सेटअप है वो बैलेंस शीट के थ्रू कर लेती है 31 मार्च को हर साल, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, तो वो 31 मार्च को पूरा अपना सेट कर लेती है। अब क्या होता है, कभी कभी 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद उस फर्म में ये डिसाइड होता है कि किसी नए पार्टनर का एडमिशन किया जाएगा या कोई नया पार्टनर उसमें आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बैलेंस शीट तो बन चुकी है 31 मार्च को, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को सेट कर दिया जा चुका है 31 मार्च को, लेकिन जो नया पार्टनर है वो आया है 4 महीने बाद। अब एक बात बताइए, जो 4 महीने का गैप है, मतलब जो बैलेंस शीट तैयार हुई है और जो 4 महीने बाद पार्टनर आया है, जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जो 31 मार्च को लिखी हुई है, 4 महीने बाद भी क्या उसकी वही वैल्यू होगी? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा। एसेट्स की वैल्यू हो सकता है ज़्यादा हो गई हो या कम हो गई हो, लायबिलिटीज़ भी हो सकता है ज़्यादा हो गई हो या कम हो गई हो। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि पूरी बैलेंस शीट फिर से तैयार की जाए और या अगले साल का वेट किया जाए कि भैया नहीं, अगले साल ही हम तुम्हें एडमिशन देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो वो 3-4 महीने का हमको दिखाना है कि क्या एसेट्स और क्या लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज हुआ है, तो उसके लिए क्या तैयार किया जाता है? उसके लिए तैयार किया जाता है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल सा है, इसमें जो भी वैल्यू इंक्रीज होती है उसे लिखा जाता है और जो भी वैल्यू डिक्रीज होती है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की उसे लिखा जाता है। पर मैडम ये लिखा कैसे जाता है, तो हम समझेंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। नाम है अपने अपने, अब क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई सा स्टॉक था, स्टॉक भी हमारी एसेट से होती है, स्टॉक था, वो स्टॉक था, हम सपोज कर लेते हैं 10,000 का, 10,000 का था, ठीक है, जिसे हमने बैलेंस शीट में 31 मार्च को 10,000 का स्टॉक दिखाया था। लेकिन 4 महीने बाद वो स्टॉक हमारे पास रहा 6,000 का, खत्म हो गया 4,000 का स्टॉक। अब भैया जो चेंज आया है उसे तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो स्टॉक तो क्या होता है, हमारी एसेट्स हो जाती है, इसी तरह से हमारी लायबिलिटीज़ भी होती हैं, उन्हें भी हमें शो करना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट करके लिख लिया जाता है। जितनी भी एसेट्स हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रही है, जैसे एग्जाम्पल ये वाली एसेट दे दिया मैंने, दिया ना कि ये स्टॉक है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, कितनी हो गई, 10,000 से कितनी हो गई, 6,000 हो गई, तो कितनी वैल्यू कम हो गई, 4,000 कम हो गई ना। तो जितनी भी एसेट्स है उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसे हमें डेबिट साइड लिखना होगा, ठीक है। उसी तरह से जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उसे भी मुझे डेबिट साइड ही शो करना पड़ेगा। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि एसेट्स की वैल्यू जब कम हो रही है तो डेबिट साइड आएगी, और लायबिलिटीज़ की वैल्यू जब बढ़ रही है तो डेबिट साइड आएगी, लेकिन माइनस दोनों चीज़ें होंगी। मतलब हमें जो अमाउंट लिखना है ना, वो माइनस करके लिखना है, ठीक है मैडम। जितनी भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हैं, जैसे कुछ लायबिलिटीज़ हैं जो अनरिकॉर्डेड हो गई हैं, ठीक है, उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है, तो उसे भी हमें यहीं लिखना है। नेक्स्ट है पार्टनर्स का रेन्यूमरेशन। देखिए, कभी कभी पार्टनर्स का कुछ रेन्यूमरेशन देने को रह जाता है, उसे भी हमें यहाँ पर डेबिट साइड शो करना पड़ता है।
जितने भी एक्सपेंसेस जो कैश और बैंक में रहे हैं और बचे हुए हैं उन्हें भी डेबिट साइड शो करना पड़ता है। ठीक है मैडम। इसी तरह हम क्रेडिट साइड आ जाते हैं। जितनी भी एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे मेरे पास एक बिल्डिंग थी, ठीक है ना, मेरे पास एक बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू थी 1,00,000, ठीक है, और उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर हो गई 1,20,000, बढ़ गए 4 महीने में उसके पैसे। तो जितनी भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है एसेट्स की उसे माइनस करके जो इंक्रीज वाली वैल्यू है उसे यहाँ लिख देंगे। उसी तरह लाइबिलिटीज की जितनी भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसे यहाँ पर डिक्रीज को माइनस करके लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जिस तरह अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज डेबिट में आता है उसी तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट में आता है। और फिर क्या किया जाता है, यहाँ का प्लस किया जाता है, यहाँ का प्लस किया जाता है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा आता है, जैसे हमारा यहाँ का टोटल ज़्यादा आया और यहाँ का कम आया, तो हम लिख देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। और यदि यहाँ का टोटल ज़्यादा आता है, यहाँ का कम आता है, तो वो तो साफ ही शो हो रहा है कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। इस तरह से सिंपल तरीका है बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पस देखो बच्चों क्या होता है ना, कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो क्या होता है, जो चेंजेस हुए हैं ऐसा ना हो कि उनके कारण उसको एडवांटेज हो जाए या हो सकता है उसके कारण उनको डिसएडवांटेज हो जाए। मतलब ऐसा भी ना हो कि उसे फ़ायदा भी पहुंच जाए या ऐसा भी ना हो नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि इसके कारण, इन चेंजेस के कारण यदि उसे फ़ायदा पहुंच गया या नुकसान हो गया तो इसका इफेक्ट पुराने पार्टनर्स पे पड़ेगा, साथ ही साथ फर्म पर भी पड़ेगा। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए क्या किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। क्लियर? चले इसे नोट करें। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके थ्रू हम जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। अब जनरल एंट्री जो पास होती है ना, हर चीज़ की होती है। मतलब यदि इंक्रीज हुई है एसेट्स की वैल्यू तो उसकी होगी, डिक्रीज हुई है एसेट्स की वैल्यू उसकी होगी, इंक्रीज हुई है यदि लाइबिलिटी की वैल्यू तो उसकी भी एंट्री होगी, डिक्रीज हुई है यदि लाइबिलिटी की वैल्यू तो उसकी भी एंट्री होगी, और साथ ही साथ जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनकी भी जनरल एंट्री होगी। अब आप टेंशन नहीं करिएगा, अब आप मत सोचिएगा कि अरे मैडम इतनी सारी हम कैसे याद रखेंगे। तो इसका एक बहुत ही इजी सा फॉर्मेट होता है। यहाँ पर तो वो वही चीज़ें जो मैंने अभी ओरली बोली वो लिख दी हैं। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज डिक्रीज लाइबिलिटीज़ और अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये यहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब भी वैल्यू इंक्रीज होती है एसेट्स की तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्रेडिट साइड लिखती हूँ ना। देखिए माइनस क्या किया मैंने, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन जब एसेट्स की वैल्यू में कोई कमी या बढ़ोतरी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन। और जब लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में कोई कमी या बढ़ोतरी होती है तो उसे हम बोलते हैं रीअसेसमेंट, जैसा कि अभी आपने टॉपिक में पढ़ा उसी में दिया हुआ है। तो जब यहाँ पर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन है तो यहाँ पर क्या दिया है, बाय एसेट्स। बाय को हमेशा क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब इसी तरह डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पर 2 एसेट्स दिया है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट्स है जिसकी वैल्यू बड़ी है या कम हुई है उसे क्रेडिट कर दूंगी। सिंपल है ना। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी में 2 लाइबिलिटी है तो यहां पर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दूंगी टू लाइबिलिटी अकाउंट। और इसी तरह से डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, तो ये क्रेडिट साइड है तो यहां लाइबिलिटी को डेबिट कर दूंगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। है ना सिंपल बिल्कुल। इसी तरह से फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो यहाँ पर अनरिकॉर्डेड जो एसेट्स है वो क्रेडिट साइड आती हैं। तो जितनी भी एसेट्स हैं पूरा मैं ऐसे लिख के अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे लिख देंगे। और इसी तरह से जितनी भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं तो वो 2 में आएगी तो मैं यहां पर लिख दूंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज।
इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जनरल एंट्रीज को बनाना बहुत ही इजी है। हमें जैसा कि पता है जो भी आइटम्स, जो भी एंट्रीज 2 में होती हैं तो उसे हम नीचे लिखते हैं, और जो बाय में होती है तो बाय तो आता ही नहीं है, तो बाय का मतलब होता है ऊपर। तो यहाँ पर इस तरह से हमें जनरल एंट्रीज करनी है, इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। साथ ही साथ इसमें एक जनरल एंट्री, एक नहीं 2 जनरल एंट्रीज और होती हैं। वो किसकी? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट भी 2 है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम? ऊपर लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। और इसी तरह से यहाँ पर क्या लिख देंगे? लॉस है तो यहाँ पर लॉस को कर देंगे हम डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर ये जनरल एंट्रीज की जाती हैं। आपको सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी कोई चेंज हो रहा है किसी एसेट्स में और किसी भी लाइबिलिटी में, नए पार्टनर के एंटर होने पर, बैलेंस शीट बनी हुई है बहुत टाइम पहले, नया पार्टनर एंटर हो रहा है थोड़े टाइम बाद बैलेंस शीट बनने के, तो उस समय जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिस दिन पार्टनर एंटर हो रहा है सिर्फ उसी दिन बनाया जाता है, तो यहाँ पर डेट को भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बस जो चेंजेस हो रहे हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में उन्हें बताना होता है और उनके थ्रू ही ये जनरल एंट्री पास करनी होती है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसे आप अच्छे से समझिए। इसके क्वेश्चन करेंगे हम बाद में। बच्चों इसका एक और छोटा सा टॉपिक है, ये है टॉपिक नंबर 4, मतलब ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है। किसका? एडमिशन ऑफ पार्टनर का। उसे भी मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ क्या है वो टॉपिक। एडजस्टमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, मतलब मोर देन 1 ईयर। अब आप सोचिए कि वो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा चलते हैं किसी भी फर्म में। याद आ रहा है कुछ? हमने पहले भी पढ़ा था हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। वो एक्सपेंसेस होते हैं डिफर्ड एक्सपेंडिचर, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के लिए, तो वो जो होता है वो एक बार टीवी पर आता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका एक बार पैसा दे दिया। जब तक वो टीवी पर आएगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, तब तक उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? डिफर्ड एक्सपेंडिचर होता है। अब भैया इस एक्सपेंडिचर का खर्चा कौन उठाएगा बताएं, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर तो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है ना। तो इस एक्सपेंडिचर का खर्चा उठाते हैं पुराने पार्टनर्स। अब जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर हैं और जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो 2 लाख का है, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या खोल लेंगे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब सपोज कर लेते हैं इनका रेशो था इक्वली, मतलब ये इक्वली प्रॉफिट शेयर करते थे, तो वो उसी तरह वो एक्सपेंसेस भी इक्वली शेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 लाख, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 लाख और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में डल जाएंगे 2 लाख। इस तरह से सिंपल सी जनरल एंट्री होती है जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करेंगे। यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बस ये एंट्री पास करनी है। आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिक, ये वाला छोटा सा था बट कवर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम हमारा अगला एडजस्टमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर का समझेंगे। मैं बिल्कुल सीक्वेंस में हर चीज़ समझाती हूँ। मेरे वीडियोस में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट हो जाता है। मैं प्रॉपरली लेक्चर 1 से लेकर स्टार्ट करती हूँ और जब भी चैप्टर एंड होता है उस लेक्चर के साथ एंड कर देती हूँ। आपको कभी भी किसी भी वीडियो को सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप प्रॉपर मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, हर चैप्टर के वहाँ पर वीडियोस बने हुए हैं और लेक्चर वाइज वहाँ पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।